लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। हमने लास्ट क्लास में बच्चों पाइवॉट के बारे में पढ़ा था। पाइवॉट क्या होता है, पाइवॉटिंग क्या होती है, ये हमने पढ़ा था कि अगर हम रो और कॉलम को रीअरेंज करते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के तो उसे पाइवॉटिंग कहते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बच्चों 2 टेबल्स का, आपके साथ मैंने ग्रुप में वो इमेज भी शेयर की थी। पाइवॉट जब हम परफॉर्म करते हैं बच्चों, ये एक प्रोग्राम बनाया है छोटा सा। फिर नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बारे में मैंने ये बताया था कि भाई आपको अगर डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तब आप सॉर्टिंग का यूज करते हैं। सॉर्टिंग कॉलम वाइज भी हो सकती है और रो वाइज भी हो सकती है, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्सेस 1 या एक्सेस 0। अगर आप रो वाइज करना चाहते हैं तो आप एक्सेस 1 डालेंगे, बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है। फिर हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था हमने। एग्रीगेट फंक्शंस में हमने पढ़ा था काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, मिन, मैक्स, वेयर, वेरिएंस। वेयर फंक्शन जो है उसका पूरा नाम वेरिएंस है। क्वांटाइल आप पढ़ चुके हैं, एसटीडी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपने सुना होगा। ये सब एग्रीगेट फंक्शन इसलिए कहलाते हैं बच्चों क्योंकि ये ग्रुप डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं, बहुत सारी वैल्यूज पे एक साथ अप्लाई किया जाता है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन सारे हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कंबाइनिंग 2 डेटा फ्रेम्स। उसमें हमने जो फंक्शंस पढ़े थे जिसमें हमने कॉनकैट पढ़ा था, ठीक है। कॉनकैट के बारे में हमने पढ़ा था। कॉनकैट क्या होता है? जब आप 2 डेटा फ्रेम्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में हो चाहे वो वर्टिकल ऑर्डर में हो, आप कॉनकैट का यूज करोगे। कॉनकैट मतलब ज्वाइनिंग 2 डेटा फ्रेम्स। तो हमने डेटा फ्रेम 1 बनाया, डेटा फ्रेम 2 बनाया और इसके आगे हमने कॉनकैट फंक्शन लगा दिया। ऑब्वियसली दोनों डेटा फ्रेम्स हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में जुड़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वर्टिकल ऑर्डर में जुड़े तो आप एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ऑब्वियसली वर्टिकल यानी एक के नीचे एक जुड़ जाएगा। वैसे ही कॉनकैट करने के लिए यानी 2 डेटा फ्रेम्स को जोड़ने के लिए जॉइन फंक्शन भी होता है। तरीका क्या है? आप डेटा फ्रेम 1 लिखें, डॉट जॉइन डेटा फ्रेम 2 लिखें, तो ये 2 डेटा फ्रेम्स को जोड़ने की प्रोसेस हुई। हमने ये 2 फंक्शंस पढ़े थे बच्चों जो डेटा फ्रेम्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन और है बच्चों जो 2 डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करने में हेल्प करता है। कंबाइनिंग 2 डेटा फ्रेम्स, 2 डेटा फ्रेम्स को जोड़ने में हेल्प करता है, एंड दैट इज मर्ज। ये भी एक फंक्शन है जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। हमने 2 डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करने के लिए हमने जो फंक्शंस पढ़े थे उसमें हमने कॉनकैट पढ़ा, जॉइन पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं मर्ज की। मर्ज का भी सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। अगर आपको 2 डेटा फ्रेम्स को जोड़ना है तो आप सबसे पहले इंपोर्ट pandas as pd ये लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टास्क जो आपको करना है दैट इज आपको 2 डेटा फ्रेम बनाने हैं। डेटा फ्रेम 1 आप बनाओगे, डेटा फ्रेम 2 आप बनाओगे। आपको डेटा फ्रेम बनाते बनता है। अब सपोज हम लिखेंगे df3 इक्वल्स टू pd डॉट मर्ज, और यहाँ पे आपको दोनों डेटा फ्रेम्स मेंशन करने df1 कॉमा df2। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में ये जोड़ेगा।
पर इसमें आपको एक चीज जो मेंशन करनी पड़ती है बच्चों, कंपलसरी नहीं है, अपने आप भी ये ज्वाइन हो जाएगा, बट एक चीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, दैट इज ऑन। ऑन एक क्लॉज है जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा फील्ड नेम, आपको वो कॉलम बताना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हमें मर्जिंग करनी है, दोनों डेटा फ्रेम्स को जोड़ना है। अगर आपने MySQL मुझसे पढ़ा हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बच्चों, प्राइमरी की, और अगर आप दो टेबल्स को जोड़ते हो तो फॉरेन की। दोनों टेबल्स में एक ऐसी कॉमन फील्ड जिनकी मदद से दोनों टेबल्स जुड़ेंगे, वो कॉमन फील्ड फॉरेन की कहलाती है। यहाँ पर भी दो डेटा फ्रेम्स को आप मर्ज के थ्रू जोड़ेंगे तब जब आपको एक कॉमन फील्ड, एक कॉमन कॉलम मिले। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। सपोज वी हैव अ डेटा फ्रेम जिसमें मान लीजिए SNO सीरियल नंबर का एक कॉलम है, मान लीजिए प्रोडक्ट एक कॉलम है, और वैसे ही मान लीजिए एक और टेबल है जिसमें सीरियल नंबर है और यू हैव मान लीजिए स्टेट। तो सपोज आपके पास डेटा है सीरियल नंबर 1 पे, प्रोडक्ट है मान लीजिए ABC। वैसे ही दूसरे डेटा फ्रेम में सीरियल नंबर 1 पे स्टेट है जबलपुर। मान लीजिए सीरियल नंबर 2 पे प्रोडक्ट है XYZ और स्टेट सीरियल नंबर 2 पे स्टेट है भोपाल। सॉरी, स्टेट की जगह यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, स्टेट लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, अब शायद सही है। ठीक है, सीरियल नंबर 3 प्रोडक्ट है PQR और सीरियल नंबर 3 पे डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए इंदौर। सीरियल नंबर 4 पे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि आपके सामने यहाँ पर दो डेटा फ्रेम्स बने हुए हैं। अगर मुझे इन दो डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना है तो ऑब्वियसली आपने एक नया डेटा फ्रेम बनाया। इस डेटा फ्रेम में आप लिखेंगे PD डॉट, आपने लिखा मर्ज, दोनों डेटा फ्रेम्स के आप नाम मेंशन कर दीजिए, डेटा फ्रेम 1 डेटा फ्रेम 2, और आप यहाँ पर ऑन और कॉलम का नाम दे देंगे सपोज SN। तो ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है उसके थ्रू ये दोनों डेटा फ्रेम्स मर्ज हो जाएंगे। अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपके जो कॉलम्स होंगे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट। सीरियल नंबर 1 प्रोडक्ट होगा आपका ABC और डिस्ट्रिक्ट होगा जबलपुर। इस तरीके से सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा मर्ज होता जा रहा है। XYZ डिस्ट्रिक्ट होगा भोपाल, सीरियल नंबर 3 प्रोडक्ट है PQR और डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो कॉमन कॉलम नहीं था, मतलब आप देख सकते हैं कि 4 डेटा फ्रेम 2 में एक सीरियल नंबर है 4 जिसपे ग्वालियर लिखा हुआ है, वो ज्वाइन नहीं होगा, कंबाइन नहीं होगा क्योंकि कॉलम मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से दो डेटा फ्रेम्स को आप मर्ज कर सकते हो यूजिंग मर्ज फंक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पर मर्ज अगर आप करते हो दो डेटा फ्रेम्स को, तो ऑन क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको वो फील्ड, वो कॉलम का नाम मेंशन करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको दोनों डेटा फ्रेम्स को मर्ज करना है। आई होप आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा बच्चों ये। इसके अलावा एक और फंक्शन है बच्चों आपके पास, ऑब्वियसली ये लास्ट फंक्शन है, हमने इतने सारे फंक्शन इस चैप्टर में पढ़े हैं। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ योर चैप्टर, फंक्शन ग्रुप बाय। ये भी आई थिंक आपने MySQL में पढ़ा होगा, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय फंक्शन का यूज उसी कॉलम पे होता है having redundant data। आप समझ सकते हैं बच्चों रिडंडेंट का मतलब क्या होता है। रिडंडेंट का मतलब रिपीटिशन होता है, मतलब ऐसे कॉलम पे आप ग्रुप बाय अप्लाई करोगे, ग्रुप बाय फंक्शन को आप उस कॉलम पे, उस फील्ड पे अप्लाई करोगे किसी डेटा फ्रेम के, जिस फील्ड में रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे, तभी आप ग्रुपिंग यूज कर सकते हो। सपोज वी हैव अ डेटा फ्रेम, तो ऑब्वियसली अगर आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है तो पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है df1, ये डेटा फ्रेम आप क्रिएट कर देंगे। तो ये जो डेटा फ्रेम आप बनाएंगे, सपोज इसमें हमारे पास मान लीजिए EID एम्प्लॉय आईडी, E नेम एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और मान लीजिए सैलरी। ये 4 कॉलम्स हैं हमारे पास डेटा फ्रेम्स के। एम्प्लॉय आईडी 1, नाम कुछ तो भी दे दो। डेजिग्नेशन ही इज अ मैनेजर। सैलरी मान के चलिए इसकी है 30,000। फिर एम्प्लॉय आईडी 2, ई नेम कुछ तो भी दे दो। मान लीजिए उसकी डेजिग्नेशन है ही इज अ क्लर्क, सैलरी है 10,000। 3, एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं रमेश, ही इज अ सेल्समैन, इसकी सैलरी ले लेते हैं 15,000। 4, अजय, डेजिग्नेशन में हम डाल देते हैं फिर से ही इज ऑल्सो अ क्लर्क, और इसकी सैलरी हम डाल देते हैं मान लीजिए 8,000। 5, गगन, डेजिग्नेशन में हम डाल देते हैं ही इज ऑल्सो अ सेल्समैन, इसकी सैलरी हम डाल देते हैं मान लीजिए 14,000। हर्ष, सेल्समैन डाल देते हैं इसमें भी, और इसकी भी सैलरी हम दे देते हैं मान लीजिए 15,000। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम बना लिया है हमने, ये इसके रिकॉर्ड्स हैं। आप ग्रुप बाय उसी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो जहां पर रिडंडेंट या रिपीटिशन हो रहा है डेटा में। अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो डेजिग्नेशन एक ऐसा कॉलम है जिसमें आप देख सकते हैं डेटा रिपीट हो रहा है।
मैनेजर एक ही है पर क्लर्क 2 हैं और सेल्समैन 3। तो जब आप इस डेटा फ्रेम पे अप्लाई करेंगे ग्रुप बाय, तो सपोज हमने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट लिया GDF1, हम डेटा फ्रेम पे ग्रुप बाय अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू DF1 डेटा फ्रेम 1 डॉट ग्रुप बाय। तो अगर आप ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रुप बाय के साथ मेंशन करना होगा वो कॉलम का नाम, जैसे कि डेजिग्नेशन। तो जब आप ये मेंशन करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि जो ग्रुपिंग है वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे डेजिग्नेशन में, जैसे आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें जो कॉलम है EID, E-नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी। ठीक है, तो EID 1, E-नेम अमित, डेजिग्नेशन है मैनेजर और सैलरी है 30,000। आई थिंक मैनेजर एक ही है तो इसकी ग्रुपिंग हो गई। फिर एक और डेटा फ्रेम बनेगा जिसमें 2 और 4 ये सीरियल नंबर के रिकॉर्ड्स होंगे। 2 पे है रोहन, डेजिग्नेशन है क्लर्क, सैलरी है 10,000 और 4 पे है अजय, डेजिग्नेशन क्लर्क, सैलरी है 8,000, इसकी ग्रुपिंग हो गई। फिर इसके बाद 3, 5 और 6 इनकी ग्रुपिंग अलग हो जाएगी। 3 पे है रमेश, सेल्समैन 15,000, वैसे ही गगन, सेल्समैन 14,000 और वैसे ही हर्ष, सेल्समैन 15। तो इस तरीके से आपके 3 डेटा फ्रेम्स बनेंगे और जो रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, रिडंडेंट डेटा है, वो एक साथ आ जाएगा। ये ग्रुपिंग का यूज होता है, ग्रुप बाय का यूज होता है। ग्रुप बाय इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ऑब्वियसली आपको पांडास लाइब्रेरी के अंदर ही ये फंक्शन मिलता है। ग्रुप बाय का अगर आप यूज करते हो तो आप उसी कॉलम पे इसको अप्लाई कर सकते हो जहां पर डेटा रिपीट हो रहा है। ऐसे कॉलम पे अगर आप अप्लाई करते हैं जहां पर रिकॉर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए नेम पे ही अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपका वही डेटा फ्रेम एज इट इज आंसर में आ जाएगा। आपके डेटा की ग्रुपिंग होगी नहीं क्योंकि ग्रुप्स है ही नहीं। तो ग्रुप बाय हमेशा उसी कॉलम पे अप्लाई किया जाता है जिस कॉलम में डेटा रिपीट हो रहा हो, यानी कि रिडंडेंट डेटा हो, रिपीटेड डेटा। तो यहाँ पर बच्चों अब आपका चैप्टर नंबर 2 जो है पाइथन पांडा 2 ये खत्म होता है। हमने पाइथन पांडा 1 खत्म किया जिसमें आपने पांडास लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आपने डेटा फ्रेम्स, आपने अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर में, सीरीज और डेटा फ्रेम। तो पहले चैप्टर में हमने सीरीज पढ़ा था और सीरीज के साथ थोड़ा सा डेटा फ्रेम भी था। पाइथन पांडा 2 जो चैप्टर है इसमें आप अगर ऑब्जर्व करें तो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम ही था अपने पास। तो हमने पूरा डेटा फ्रेम कंप्लीट किया, इसके सारे हमने फंक्शंस भी पढ़े। आई होप आप नोट्स बना रहे होगे बच्चों। नोट्स आप ज़रूर रिवाइज करें, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ
वो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, इमेजेस भी भेजता हूँ आपको। तो आप प्लीज़ अपने नोट्स कंप्लीट करके रखिए बच्चों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे ये बहुत हेल्प करेंगे। पाइथन पांडा 2 यानी चैप्टर 2 जो है आपका, उसमें आप हमने काफ़ी फंक्शंस पढ़े, बहुत सारे फंक्शंस पढ़े। अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ये देखिए डेटा फ्रेम में हमने ट्रांसपोज पढ़ा था, हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखी हैं। लॉक पढ़ा था, लोकेशन के लिए आई लॉक पढ़ा था। फिर हमने असाइन फंक्शन पढ़ा। फिर हमने रीनेम फंक्शन पढ़ा, जिसमें हम डेटा फ्रेम को रीनेम कर लेते थे, रोज और कॉलम्स का रीनेमिंग कर लेते थे। फिर हमने रैंड इंट फंक्शन पढ़ा है सीरीज में। फिर हमने री इंडेक्सिंग पढ़ा। आपने सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स पढ़ा, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स इंडेक्सिंग के थ्रू सॉर्टिंग करता है। वैसे ही सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज भी होता है, आगे आएगा। फिर हमने हाँ इटरेशन, अगर आपको किसी डेटा फ्रेम के रिकॉर्ड को बार बार रिपीट करना है तो आप ITR रो को करेंगे, और अगर कॉलम को रिपीट करना है तो ITR आइटम्स। फिर हमने पढ़ा से बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये ऑपरेशंस का हमने एक एग्जांपल देखा है कि किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। फिर हमने काफ़ी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखे थे, जिसमें मिन देखा, मैक्स देखा, कैसे अप्लाई किया जाता है। रो में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा। कॉलम में से अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होता है, पर आप अगर लिख देंगे तो भी चल जाएगा। फिर हमने और भी एग्रीगेट फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखे हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, ये सारे फंक्शंस हमने देखे। कैसे अप्लाई किया जाता है उनको वो देखा था। आप मीन कॉलम का भी निकाल सकते हैं, आप मीन रो का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको रो के डेटा का मीन निकालना है तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, सब में एक्सेस इक्वल्स टू 1 मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको रो वाइज निकालना है, कॉलम वाइज के लिए कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सेस इक्वल्स टू 0 बाय डिफॉल्ट ही होता है। फिर हमने काउंट फंक्शन पढ़ा, हमने सम फंक्शन पढ़ा, क्वांटाइल पढ़ा बच्चों। क्वांटाइल के बारे में हमने जो पढ़ा था कि 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, यानी 25% ईच, अगर 100% है तो। हमने उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा। हमने ये भी पढ़ा कि भाई जो मीडियन होता है वो 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ट्रेकाइल जो होता है वो 3 इक्वल पार्ट में बांटता है, क्वांटाइल 4 इक्वल में बांटता है। और इसी तरीके से आप चलते जाओगे। परसेंटाइल जो होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, मतलब 1-1%। फिर हमने पाइवोटिंग के बारे में पढ़ा। पाइवोटिंग के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि डेटा को अगर रीअरेंज करना हो रोज और कॉलम वाइज, समराइजिंग करनी हो उसकी डेटा फ्रेम की, तो आप पाइवोटिंग का यूज करते हो। उसके लिए आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है पाइवोट, ठीक है। तो आपको पाइवोट फंक्शन जो है वो डेटा फ्रेम के साथ यूज करना है, ठीक। फिर इसके बाद आपने सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो देखा, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। हमने इससे पहले सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स भी पढ़ा है। अगर आपको इंडेक्सिंग के थ्रू सॉर्ट करना है तो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स का यूज करेंगे, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से इंडेक्स सॉर्टिंग करनी है तो आपको सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज लिखना पड़ेगा। फिर हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, मिन, मैक्स, वेरिएंस, क्वांटाइल, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब पढ़ा। फिर हमने डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करने के जो फंक्शंस होते हैं, जिसमें कॉनकैट होता है, जॉइन होता है। फिर हमने आज जो पढ़ा मर्ज फंक्शन है। ये 3 फंक्शन है जिसके थ्रू आप 2 डेटा फ्रेम्स को जोड़ सकते हो। और फिर लास्ट हमने पढ़ा ग्रुप बाय, जिसमें हम रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुप बाय उसी कॉलम पे यूज होता है जहां पर डेटा रिपीट हो रहा हो, रिडंडेंट हो, उसी की ग्रुपिंग की जा सकती है।
तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप इसके बैक क्वेश्चंस जरूर, सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं आपको बुक में मिल जाएंगे, वो जरूर से पढ़िएगा। काफ़ी सारे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, पर आपको देख के बनेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने आपको जो ये नोटपैड पे बताए हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताए हैं। आपके साथ में ये जो नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बना रहा हूँ, नोटपैड की फाइल, टेक्स्ट एडिटर की फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं आपको ग्रुप में ये फाइल भेज दूंगा तो आपके पास प्रिंटेड में भी नोट्स आ जाएंगे। पर आप इसके बैक क्वेश्चंस को कंप्लीट करें बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज आई थिंक हाँ, प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट। तो पाई प्लॉट भी एक लाइब्रेरी है, वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे बच्चों। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो बुक के पीछे हैं वो आप ज़रूर से कर लें। कोई भी डाउट होता है आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो आप ग्रुप में पूछेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें मैं आपको इसके डाउट सॉल्व कर दूंगा पहले, फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों।